बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव ट्रांसमिशन के साथ एजुवियन में डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। और आज हम कैपिटल बेटिंग टेक्निक्स के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है आ, और कैपिटल बेटिंग टेक्निक्स की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर लिए जाएं और इस इन मैक्सिमम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए यकीनी तौर पर आ, थोड़ा सा जी यकीनी तौर पर हम जो है मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, बस मैं यहाँ से बच्चों को दिखाऊंगा और बच्चे जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। मैं अभी देखता हूँ कि कितने लोग हैं ऑनलाइन जो आ चुके हैं। जी हाँ, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं कर सके, तो ज्वाइन करें ताकि हम जो है आ, तेजी के साथ उसको सॉल्व कर सकें। हमारे पास इस वक्त काफी लोग लाइन पे आ रहे हैं। आई होप कि आज फुल तादाद होगी, मेरी तवक्को है, क्योंकि अटेंडेंस क्राइटेरिया अब करीब है, सख्त है, तो थोड़ा सा कोशिश करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं बस जस्ट शुरू करने लगा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि कुछ लोग आ जाएं तो हम शुरू करें। एक दफ़ा तब तक के लोग हमें ज्वाइन करें। मैं बता दूं कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गलत लिखा हुआ था, सही कर लेते हैं। चलिए, कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो है वो चार तरह की हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर हमने पढ़ा नेट प्रेजेंट वैल्यू, और फिर हमने पढ़ा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और फिर हमने पढ़ा पे बैक पीरियड। तो जब कैपिटल बजटिंग टेक्निक का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब यहाँ पर है लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनकी उम्र 2 साल से ज्यादा है, उनको हम कहते हैं कि ये कैपिटल एसेट्स है। उनको जब हम रिप्लेस करते हैं, परचेज करते हैं, तो जाहिर है हम किसी क्राइटेरिया के तहत उनको परचेज करेंगे।
कोई डिसीजन करना पड़ेगा कि परचेज करना चाहिए या परचेज नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में हमें इन टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। शायद यहाँ पे कैप्शन लगा हुआ है। हाँ, मैं सारे केस स्टार्ट केस की बजाय हम सारे अपर केस कर देते हैं ताकि मामला क्लियर हो जाए। जी, तो सारे के सारे जो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं उनको जब हम परचेज करते हैं तो उनका तरीका ये है कि उनके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आती है जिसे हम इनिशियल कैश आउटफ्लो कहते हैं, तो उसके मुकाबले में जो हमें चीज मिलती है वो इनफ्लोज है। तो हम इनफ्लोज को एस्टिमेट करते हैं। आज प्रैक्टिकली हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें से इनफ्लोज को भी हम एस्टिमेट करेंगे और हम जो है बकायदा कैपिटल वेटिंग टेक्निक लगा के उनको समझने की कोशिश करेंगे। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तादाद ने अगर ज्वाइन कर लिया है तो देन वी शुड स्टार्ट। काफी बड़ी तादाद ने ज्वाइन कर लिया है तो अब हमें शुरू करना चाहिए। तो आइए जी हम आज शुरू करते हैं। लें जी, हम अब इसका आगाज करते हैं कि किस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम थे कैपिटल वेटिंग टेक्निक के। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आपको नजर आ रहा होगा। आई होप कि मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है तो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि कैपिटल वेटिंग टेक्निक के ये क्वेश्चन। लें जी, हम शुरू कर रहे हैं कैपिटल वेटिंग टेक्निक के न्यूमेरिकल्स। तो कैपिटल वेटिंग टेक्निक के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है। ये दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में इनिशियल आउटफ्लो जो है वो 9000 है। पहले साल 5000 मिलेगा, दूसरे साल 4000 मिलेगा, तीसरे साल 3000 मिलेगा। ये 3 साल का ही प्रोजेक्ट है और इसमें ये कहा गया है कि इसका पे बैक पीरियड मालूम करें। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपने ईयर्स लिख लेने हैं 0, 1, 2, 3। अब ये नेगेटिव आउटफ्लो है, इसको 9000 पहले 0 ईयर में यानी अभी कोई साल नहीं है तो 9000 आउटफ्लो है और कम्युलेटिव कैश फ्लो भी इसमें नहीं है क्योंकि ये तो आउटफ्लो है, हमने सिर्फ इनफ्लो को अकोमुलेट करना है। तो पहले साल हमें 5000 मिला तो 5000 ही हमारा क्यूमुलेट हो गया। दूसरे साल हमें 4000 मिला तो 9000 एक्यूमुलेट हो गया और तीसरे साल 3000 मिला और 12000 एक्यूमुलेट हो गया। तो अब आपने कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है। मैंने कहा था ये जो कम्युलेटिव कैश फ्लो है जहां आपका कैश पूरा होता है, ये देखें ये 9000 पूरा हो जाता है। अगर ये 9000 से ज्यादा होता है तो हम पिछले वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। अब हम सेकेंड ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड ईयर को 2 यानी 2 ईयर्स आपका ए है और जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो आपका बी है और जो 9000 है वो आपका सी है और इसके बाद 3000 जो है इसके बाद वाला इनफ्लो जो है वो आपका डी है। तो सिंपली आपने फार्मूला लगाना है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी ओवर डी। तो ये देखें 9000 ये जीरो हो गया तो 2 ईयर्स में आपका जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो पूरा हो जाएगा। यहां से भी क्लियर नजर आ रहा है 5 और 4 9000 आपका पूरा हो गया। तो ये जो सेकंड प्रोजेक्ट है
ये कुछ इस तरह से है कि 12,000 इस पे आउटफ्लो है और पहले साल आपको 5 मिलेगा, दूसरे साल 5 मिलेगा और तीसरे साल आपको 8,000 मिलेगा। तो ऐसी सूरत में आप क्यूमुलेट करें तो पहले साल आपका 5,000, दूसरे साल 10,000 और तीसरे साल आपका हो गया 18,000। तो अब आपने कौन सी लाइन लेनी है? अब देखिए 12,000 कहाँ पूरा होता है? पहले साल में पूरा नहीं होता, दूसरे साल में पूरा नहीं होता, तीसरे साल में पूरा होता है। तो अब हम वापस जाएंगे, उससे पीछे वाली लाइन को आप ए कहेंगे, लिहाजा 2 इयर्स को आपने ए कह दिया और 12,000 को आपने बी कह दिया और कम्युलेटिव जो उससे पीछे वाली लाइन थी उसको सी कह दिया और उसके बाद जो आपका इनफ्लो होना उसको आपने डी कह दिया। फार्मूला आपने लगाया ए प्लस बी माइनस सी ओवर डी। तो 2 प्लस 12,000 माइनस 10,000 ओवर 8,000, 2.25 ईयर्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि मंथ और डेज में आपको दें तो आपको पता है कि ये 2 साल पूरे हो गए। 0.25 को अब एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 महीने आ जाएंगे और फिर जो फैक्टर में यानी पॉइंट के बाद फिर जो रकम आएगी उसको आप उसको आप डेज अगर में डे मालूम करना चाहते हैं, नहीं तो ये मंथ है बस, ठीक है। तो 0.25 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 साल 3 माह में आपके जो आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाएगा। आई नीड टू चेक के आवाज ठीक आ रही है। थोड़ा सा इसको कर देते हैं। आई होप कि अब क्लियर। तो आई होप कि आवाज आपको ठीक आ रही होगी। मैं चेक कर लेता हूँ। कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताएं। ठीक है, आवाज क्लियर है, आवाज आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब हम बाकी के क्वेश्चन जो है आगे प्रोसीड करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, अब उसने दूसरे पार्ट में ये कहा है कि आप इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करें, जबकि 15% उसने डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। तो आप इसको यूं लिख लें, ईयर 0 1 2 3, पहले साल आउटफ्लो है, फिर इनफ्लो है, फिर इनफ्लो है, फिर इनफ्लो है। और यहाँ पे आप टेबल से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से 15% में आप देखें। अच्छा, ये पहले साल है तो ये 1 आएगा, यानी डिस्काउंट नहीं होगा, जितनी अमाउंट होगी उतनी रह जाएगी। अब आगे आपने उसका 15% पे इंटरेस्ट फैक्टर लगा लें। ये आप पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी पहली रकम को तो ये पूरा 9 आ गया। 5,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, 4,000 को इससे तो ये आ गया, 3,000 को इससे तो ये आ गया। इन सब को जमा करेंगे, नेट करेंगे तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसमें से ये भी निकल गया है, यानी ये इनिशियल कैश फ्लो आपने इसी तरह से निकाल दिया। फार्मूला लगाने के बजाय ऐसे लिख लें तो फिर भी इजी है। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू 349 या 849 है, तो ये आपके सामने है। अब आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लगाना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में मैंने कहा था कि ये वाली जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो इनफ्लोज वाली है, ये वाली प्रेजेंट वैल्यू आप इकट्ठी कर लें। यानी आपने 43 50 30 25 और 19 74 को इकट्ठा कर लिया, ये आ गया 8 9 8 9 3 4 9।
और 9000 इसकी इनिशियल से है। पहले आपने माइनस किया, अब आपने डिवाइड कर दिया, तो ये 1.01381 आ गया। तो इस तरह से आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल लिया। सेम प्रोसीजर आपका बी पार्ट पे है कि आपने 15% पर यहाँ फैक्टर लगा दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस कर दिए, तो ये 1394 आ गया। और उसके बाद आपने क्या किया, ये तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपने इन तीनों को जमा करके प्रेजेंट वैल्यू ऊपर है, नीचे उसके इनिशियल कैश आउटफ्लो है 12000, तो 1.116 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। इस तरह से हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट कर लिया। तो पहला क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन में पहले हमने पे बैक पीरियड मालूम किया, फिर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम की, और फिर हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मालूम किया। अगर आपके क्वेश्चन में ये वो कह देता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने बताया था जिसकी ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो जिसकी ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, अगर दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 में वो पूछ रहा है, मैं देखूं कि प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 2 है, व्हाट क्रिटिसिज्म may be offered against the payback period। payback period में क्या क्रिटिसिज्म आमतौर पर आता है? तो payback period में जो क्रिटिसिज्म आता है, यकीनी तौर पर सबसे पहले payback period में ये क्रिटिसिज्म आता है कि payback period जो है वो payback mechanism does not consider the cash flow occurring after the payback period। यानी जब payback period मालूम हो गया, मसलन जैसे आपने अभी नोट कर लिया कि उसका पे बैक पीरियड 2 साल है या उसका पे बैक पीरियड 2.5 साल है, तो उसके बाद क्या हुआ इसका पता नहीं है, तो ये एक वीकनेस है। एज ए रिजल्ट इट कैन बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम ये कहते हैं कि जब तक तो पे बैक हमने मालूम करना है, तब तक तो हमें पता है। जब पे बैक मालूम हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये एक पे बैक पीरियड की एक वीकनेस है। पे बैक पीरियड की दूसरी वीकनेस ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। अब वो कैश फ्लो जो पहले साल आ गया और वो कैश फ्लो जो आखिरी साल आया, तो इक्वल नहीं है। यकीनी तौर पर पहले साल का कैश फ्लो और आखिरी साल का कैश फ्लो जो है उसकी वैल्यू में फर्क है। तो ये क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू को पे बैक पीरियड मेथड इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट सिंपली adds cash flow without any regard to the timing of these flows। in other words, it ignore the opportunity cost consideration। यकीनी तौर पर जो पहले साल आपको कैश फ्लो मिल गया, जो आखिरी साल कैश फ्लो मिला, जो पहले साल मिला उसको आप यूज कर सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। जो आखिरी साल में मिलेगा तो वो उतनी वैल्यू का नहीं होगा। सब्जेक्टिव चॉइस है, इसमें पता नहीं है कि आपका एक्सपेक्टेड पीरियड कौन सा है। कोई बंदा 3 सालों में जब पैसे पूरे हो जाएं तो उसको ले लेता है, और कोई 4 सालों वाला होता है, और कोई कहता है जी 1 साल में पूरे हों तो फिर हमने लेना। तो ये भी एक उसकी वीकनेस है। तो ये पे बैक पीरियड की 3 वीकनेसेस जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। आई होप के क्लियर आपको आवाज आ रही है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा जरूर मैसेज करें और मुझे बताएं। अटेंडेंस लगा दें बेटा, जाना है आपने। अटेंडेंस आपकी जब मैं दरमियान में चाहूंगा तो लगाऊंगा, और जब मैं यस करूंगा अगर आप ना हुए तो एब्सेंट लग जाएगी। मतलब स्टूडेंट ये करते हैं कि जी वो एक दफा ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करके कहते हैं जी बस जी वो मेरा नेटवर्क खराब हो गया और मैं फिर नहीं आया। असल में उसकी नीयत खराब होती है। तो हमें आपकी नीयत को दुरुस्त करना है, तो इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। तो आई होप के दरमियान में मैं किसी वक्त भी जो है वो लगाऊंगा। जो जो प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा, जो नहीं होगा
उससे फिर हम वजह पूछेंगे कि वो क्यों नहीं है। ओके जी। हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है ये कुछ इस तरह से है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 है और इससे रिटर्न जो आपको मिल रहा है वो 2000 है। 10 ईयर्स के बाद व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो कह रहा है कि आपने 1000 इन्वेस्ट किया, 2000 आपको मिला 10 सालों के बाद, तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो यकीनी तौर पर आप लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और अब आपको प्रेजेंट वैल्यू का भी पता है, फ्यूचर वैल्यू का भी पता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई का आपको नहीं पता है जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, एन आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे और टेबल में 10वें पीरियड में आप ढूंढेंगे जाके कि कहाँ पर 0.5 के करीब अमाउंट है। जो 0.5 के करीब अमाउंट होगी वो 7%, ऊपर जाके हम देखें थे वो 7% होगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। हम क्या करेंगे, टेबल खोलेंगे, हमें ये वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का पता है, फ्यूचर वैल्यू का पता है, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से हमने ये फ्यूचर वैल्यू नीचे ले गए, 1000 ओवर 2000 0.5, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई मालूम करना है, एन का हमें पता है जो 10 साल है। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल निकालेंगे, वहां 10वें पीरियड में जाएंगे और फिर आप रो में जाते हुए ये देखेंगे कि कहाँ पर 0.5 है। जहां पर 0.5 होगा वहां फिर ऊपर जाके आप परसेंटेज तलाश करेंगे तो वो 7% के करीब या 7% होगी। तो इसका इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो इस तरह से है कि एक प्रोजेक्ट है, वो 1000 से शुरू हुआ, पहले साल 500 और दूसरे साल 500 और तीसरे साल 500। तो अब वो कह रहे हैं कि जी आप बताएं कि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अब आपको पता है कि ये एनओटी है, ये 500 500 500 एनओटी है, तो आप इसको एनओटी वाला फार्मूला लगा देंगे। अब है ये प्रेजेंट वैल्यू एनओटी, बेशक यहाँ पे एनओटी लगा ले, नहीं लिखा हुआ, प्रेजेंट वैल्यू एनओटी इज इक्वल टू आर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी आई और एन। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी आई और एन, एन की जगह पे 3 लगा दें चूंकि 3 साल का है, और ये आर नीचे चला गया तो ये 1000 ओवर 500 दैट इज 2। अब आप क्या करेंगे तीसरे पीरियड में, लेकिन अब आपका टेबल होगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी वाला। मेरा ख्याल है ये चौथा टेबल होगा। तो ये चौथे टेबल में आप जाके देखेंगे 2 कहाँ पर है, तो ये 25% पे आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, यानी कि वो वाली वैल्यू आपने काउंट कर लेनी है, ले लेनी है जो करीब करीब है। नेक्स्ट भी इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 है। पहले साल जो है वो 900, दूसरे साल 500, तीसरे साल 100, ये इनफ्लोज हैं। तो इनको इनकी आपने इनफ्लोज में तो आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है। आप सी पार्ट में उसने कहा है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप अपनी मर्जी के साथ डिस्काउंट करेंगे। मसलन 30% पर आपने डिस्काउंट कर लिया, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3, या तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू से लिख लें या प्रेजेंट वैल्यू से लिख लें, एक ही बात है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू से क्वेश्चन किया गया है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से करना चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू से भी कर सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू से करेंगे तो 0 के राउंड अबाउट करेंगे, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वो डिस्काउंटेड रेट है जिसमें इनफ्लोज और आउटफ्लो बराबर हो जाते हैं। जब इनफ्लोज और आउटफ्लो जिस डिस्काउंट रेट पर बराबर हो जाते हैं वहां नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू से भी आप कर सकते हैं और आप प्रेजेंट वैल्यू से भी आप कर सकते हो। तो चलिए आप प्रेजेंट वैल्यू से बेशक कर लें, ये यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू से हुआ है ऑलरेडी। तो आप प्रेजेंट वैल्यू यानी कि ये इकट्ठी कर लें, फिर आपने 30 के बजाय 35 पे जा सकते हैं, मैंने 34 पे किया है, तो 34 पे अभी इनको इकट्ठा कर लें। अब 1000 के इर्द गिर्द आप इंटरपोलेशन करेंगे। ऐसी सूरत में 1000 के गिर्द, ये चूंकि यहाँ पर मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू से किया है, तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग आप करेंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू से है तो फिर आप नेट जो है वो कोशिश करें कि उसी तरह से रखें। आप इसको फॉलो ना करें, बेशक आप खुद कर लें। तो आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से, यानी 30% पर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो यहाँ आएगी, 34% जो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ आएगी, वहाँ यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो इसका और 1000 का फर्क यहाँ आ जाएगा, और इसका फर्क x है। इसका और इसका फर्क 4% है, इसका और इसका फर्क इतने परसेंट है। अब आप क्या करेंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस, यहाँ से x निकालें। x जो है निकालेंगे, इसमें 30 में x प्लस कर देना है, ये वाला छोटी अमाउंट वाला। तो अब आपके पास 33.66 जो है अब वो रेट आ गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन डी जो है, इसका डी पार्ट है, प्रेजेंट वैल्यू 1000 है, आर 130 है। फॉर एवर आपको मिलते रहेंगे। फॉर एवर के लिए आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी है, यहाँ भी आप एन्युटी लगाएं, आर ओवर आई, आर ओवर आई। तो आई जो है आर ओवर प्रेजेंट वैल्यू 130 ओवर दिस, तो ये 13% आपको मिल रहा है। यानी कि अगर 1000 आप जमा करा दें, 1000 आप जमा करवा दें और हर साल 130,000 आपको मिलता रहेगा, और अगर हर साल हमेशा हमेशा मिलता रहे तो ये 13% आप कमा रहे होंगे। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। आई नीड टू चेक इफ देयर ओके फॉर स्टूडेंट्स। आज ये थोड़ा मुझे एडजस्ट करना होगा इसको। ओके जी, तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 3 क्वेश्चन तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मैसेज कर दें ताकि मैं उसको देख लूं और उसका कोई हम सोल्यूशन निकाल सके। डू यू नो हाउ टू डू इंटरपोलेशन? सर, डू यू नो हाउ टू डू इंटरपोलेशन? लास्ट टाइम भी आपको क्वेश्चन करवाया था बेटा, वो इंटरपोलेशन की वीडियो भी पड़ी है। तो सवाल करने से पहले थोड़ा खुद भी काम किया करें। आपको इंटरपोलेशन की वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी दी हुई है, और वो वहां से डाउनलोड करें और वो देखें। तो क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन बनता है। अभी हाँ ऐसे ही को उठते हैं कि जी वो अभी कोई सोचे और कोई खुद भी पढ़ा पढ़ा करें। इंटरपोलेशन पे डिटेल से लास्ट मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, लास्ट फिर रिपीट करते हैं, ठीक है? हम यही पे रिपीट करते रहेंगे, यानी कि हमें आगे नहीं जाएंगे, हम बार बार रिपीट करते रहेंगे ताकि हमारा फाइनल आ जाए और फिर सिलेबस बड़ा कम सा रह जाए। ये टेक्निक होती है स्टूडेंट की जी, रिपीट कर दें रिपीट कर दें। आपने क्यों नहीं पढ़ा? लास्ट क्लास में भी आप नहीं थी। आ, तो ये लास्ट लेक्चर आप देखें, रिपीट करने का अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके जी, चलते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, प्रेजेंट वैल्यू 2000, आर जो है 1000, N4 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है। बहुत ही आसान है। प्रेजेंट वैल्यू एनटी लगेगी क्योंकि आर है, तो प्रेजेंट वैल्यू एनटी आर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी आई और एन। यहां से प्रेजेंट वैल्यू एनटी डिवाइडेड बाय आर 2000 बाय दिस, ये 2 आ जाएगा। अब आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी में जाके ढूंढें कहां पर 2 है, तो फिर ऊपर जाके देखें कि किस परसेंटेज में ये है, तो ये 35% आएगा। इसका बी पार्ट जो है वो इसी तरह से है कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 2000 है, फ्यूचर वैल्यू नहीं, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 6000 है, आर उसका 2 है। तो अगर इस तरह से हो तो 0.33, अब आप 0.33 ढूंढने जाके तो ये 32% पे होगा। इसी का बी पार्ट इस तरह से है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है 0% पर, 5% पर, 10% पर, 20% पर, 30% पर, 35% पर। तो ये आप एक बेशक टेबल बना सकते हैं। ये आपने ईयर्स लिख लिए 0, 1, 2, 3, 4, 2000, 1000, 1000, 1000, 1000। 0% का मतलब है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दें। आप 1 से मल्टीप्लाई किया ये 2000, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू 2000 आ गई। यानी 1,1,1,4,000 माइनस 2000, तो ये 2000 आ गई। इसी तरह से 5% पर आप इसको कैलकुलेट कर लें। अब ये वैल्यू आपने, ये पहले साल चूंकि 0 है तो 1 है, आगे ये पहले साल की वैल्यू दूसरे की, तीसरे की, चौथे की मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनको जमा कर दिया, 1546 आ गया। 10% पर आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में 10% वाली वैल्यू लिख लेनी है और फिर आपने इनको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे जमा, तो ये 16,1,169 नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% पे आ गई। इसी तरह से आप इसके जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी इसकी जो दूसरा प्रोजेक्ट है 2000, 1000, 1000, ये फिर आप कैलकुलेशन आप खुद करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू 0% पर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये फॉर्मेट मैंने बता दिया है, तो इसको, इसी क्वेश्चन को आप पीछे वाले क्वेश्चन को देख के रिपीट कर लें। अब इसी तरह से 20% पर नेट प्रेजेंट वैल्यू, 30% पर, ये वैल्यू ही लगानी है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, तो ये हो गया। इसी तरह से जो सेकंड प्रोजेक्ट है उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 30 और 35% पर, ये दोनों प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने कई एक पॉइंट में मालूम कर ली। अब आपने इनको ड्रा करना है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये देखें, ये एक प्रोजेक्ट ए है, ये इस तरह से है, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0% पर इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, और फिर 20% पर इतनी है, और 30% पर इतनी है, फिर इतनी है, और इस तरह से ये ग्राफ जाएगा। ये ए प्रोजेक्ट है। बी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू का ग्राफ इस तरह से जाएगा। यहाँ पर ये आपका जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये 27.82% है। अगर तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 27.82% है से ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप ए प्रोजेक्ट लेंगे, बी नहीं लेंगे। क्योंकि ये देखिए 27 से आगे अगर जाएं तो ए वाली लाइन ऊपर आ जाती है, बी वाली लाइन नीचे आ जाती है। और अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 27.82 से कम है, यानी इस साइड पे है, तो फिर आप बी प्रोजेक्ट लेंगे, ए नहीं लेंगे, अगर दोनों में से एक लेना है। तो इस तरह से इस ग्राफ से आप जो है अब वो रिजल्ट निकाल लेते हैं।
इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन दिस, ये यहाँ पे जो मैंने बताया है वो लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। अगर लेस है 27.8 से तो फिर बी प्रोजेक्ट लेंगे, एंड इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मोर देन 27.82 से है तो फिर हम ए लेंगे। जोन सी लाइन ऊपर है उस पॉइंट से, अगर मैं पीछे फिर एक दफा जाऊं तो ये देखें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर हम इस साइड पे जाएंगे तो ये लाइन यानी बी ऊपर है तो बी लेंगे। अगर हम इस साइड पे जाएंगे तो ये फिर ए की लाइन ऊपर है तो फिर ए वाला लेंगे, ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू इधर से हमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये कैश फ्लो एक प्रोजेक्ट का हमने मालूम करना है। मैं आई होप कि क्वेश्चंस देखता हूं कि शायद कोई क्वेश्चन ना पूछ रहा हो। हाँ, आप क्या आप थक गए? मैं बिल्कुल भी नहीं थका, मैं पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो सिर्फ ये है कि आज सुबह भी लेक्चर था तो उस वजह से ज़ाहिर है वो थोड़ी थकावट तो होती है, लेकिन ज़्यादा थकावट टीचर को उस वक्त होती है जब वो कम्युनिकेट कर रहा हो और आगे से ठीक से रिस्पांस ना मिल रहा हो। अगर आप लोग ठीक से रिस्पांस दो तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकूंगा और ये काम बड़ी आसानी के साथ चलता रहेगा। जी, कोई क्वेश्चन आपका है तो पहले वो डिस्कस कर लें, फिर ये एक नया मेथड है, मैंने पहले ये एक्सप्लेन करना है और फिर मैं आगे चलूंगा आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। जी, कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कर लें, मैं देखता हूं। जी, एनी क्वेश्चन? अगर कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। वॉइस ठीक नहीं है, गेटिंग वर्स। मैं चेक कर लेता हूँ। वो थोड़ी थकावट तो होती है, लेकिन ज्यादा थकावट टीचर को उस वक्त होती है जब वो कम्युनिकेट कर रहा हो और आगे से ठीक से रिस्पॉन्स ना मिल रहा। अगर आप लोग ठीक से रिस्पॉन्स दो तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकूंगा और ये काम बड़ी आसानी के साथ चलता रहेगा। जी, कोई क्वेश्चन आपका है तो पहले वो डिस्कस कर लें, फिर ये एक नया मेथड है, मैंने पहले ये एक्सप्लेन करना है और फिर मैं आगे चलूंगा आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। जी, वो क्वेश्चन अगर है आज तो मैंने ना माइक नहीं लगाया हुआ, मैं देखता हूँ तो माइक की वजह से समटाइम्स ना आवाज बैठ जाती है। मैं देखता हूँ कि अगर माइक से आवाज बेहतर हो जाए। जी, एनी क्वेश्चन? अगर कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। आवाज थोड़ी सी ना वो फट रही है, यानी आवाज ज्यादा है। एक मिनट मैं वॉइस ठीक नहीं है। देखें, जादू है, हमारा जादू है कि आज माशाल्लाह पूरी तादाद आई हुई है। अदरवाइज जैसे ही आप थोड़ी सी नरमी करते हैं, जैसे आपकी औलाद बिगड़ जाती है वैसे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, तो फिर आपको सख्ती करनी पड़ती है। अदरवाइज ये बच्चे हैं और ये समझते हैं कि हमें अटेंडेंस हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ये नहीं पता कि इनके टाइम का कितना नुकसान है। ये अपनी लाइफ के जो कीमती साल हैं वो लगा रहे हैं
और वो कीमती सालों से फायदा नहीं उठा रहे और मेहनत नहीं कर रहे, बस ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारा ग्रेड अच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हमें सीजीपीए मिल जाए और बस बेशक आए कुछ या ना आए। लेकिन बेटा ये इंशाल्लाह जो हमारे से आप लोग पढ़ के जाओगे तो कम से कम मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जरूर मुतासर करोगे लोगों को और ज़रूर आप जवाब दोगे वो क्वेश्चन अगर कोई पूछेंगे तो। चले मैं देखता हूँ कि माइक अगर मुझे मिल जाए तो मैं। हेलो। हेलो। आप बेटा देख चेक कीजिएगा कि आप वॉइस वॉइस जो है पहले से बेहतर है, बेहतर नहीं है। माइक अगर मुझे मिल जाए तो मैं। हेलो। हेलो। हाँ, कुछ लग रहा है कि ये आवाज आप बेटा देख चेक कीजिएगा कि आप वॉइस वॉइस जो है पहले से बेहतर है, बेहतर नहीं है तो बेहतर लेकिन वीक लग रही है। माइक अगर मुझे मिल जाए तो मैं। हेलो। टू वॉइसेस। वॉइसेस तो नहीं है, एक ही है। हेलो। हेलो। ये बंद है, ये भी बंद है, सिर्फ एक ही चल रही है। हाँ, ये बंद कर देते हैं। हेलो। हेलो। अब आप देखिए।
वो फट नहीं रही लेकिन द वॉइस इज बैड नाउ। अच्छा चलें फिर इसको उतार देते हैं उसी को ही, क्योंकि मैंने इसी वजह से इसको उतारा था कि हेलो, ऑडियो कैप्चर ये है। हेलो, हेलो, अब आप देखें बेटा आवाज ठीक है। हेलो, हेलो, बाकी सारे मैंने माइक बंद किए। हेलो, हेलो, अभी एक ही है, बाकी सारे माइक बंद। अब ठीक है, बच्चे कह रहे हैं अब ठीक है, चलें जी हम नेक्स्ट चलते हैं। जी बेटा, मैंने आपको मैकर्स मेथड समझाना है, जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है। मैकर्स मेथड, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। चलें, मैंने आपको मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम समझाना है। तो ये डेप्रिसिएशन का एक मेथड है, ये सिर्फ यूएसए में ही लागू है, बाकी कंट्री इसको फॉलो नहीं करते। तो चूंकि हमने ये पढ़ना है तो इसका तरीका क्या होता है, इसको इसको हमने समझना है। तो आइए पहले हम इसको समझते हैं, मैं वहां पे क्वेश्चन में ही इसको समझा दूंगा, आपने अटेंटिव रहना है, जरूर आप समझ जाएंगे। मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, आइए। ये आपके सामने एक प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए है और इसका आप जो उसकी जो नेट बुक वैल्यू है, अब वो आपने निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम नंबर 5 है। एक दफा मैं बताता हूँ कि आपके सामने दो प्रोजेक्ट हैं, ए प्रोजेक्ट है और एक बी प्रोजेक्ट है। ए प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 28,000 है, और पहले साल का इनफ्लो, दूसरे साल का, तीसरे साल का इनफ्लो, और फिर ये एंड ऑफ द ईयर 7 ईयर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, यही क्वेश्चन है शायद, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए और डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोजेक्ट बी। तो ये ए और बी प्रोजेक्ट की हमने डेप्रिसिएशन जो है वो निकालनी है। ये टू इन्वेस्टमेंट है, अज्यूमिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 14% है। ईच प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने मालूम करना है। जो आपका डेप्रिसिएशन मेथड है वो मैकर्स लगेगा, और 34% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन इज दिस वन। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं, इन दो प्रोजेक्ट्स को आपने जो कैलकुलेट करना है उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन जो हमें हमें जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि ये 5 ईयर, इस पर जो
डेप्रिसिएशन मेथड लगेगा वो 5 सालों वाला लगेगा, 5 ईयर प्रॉपर्टी क्लास मेथड लगेगा। अच्छा, वहां उन्होंने प्रॉपर्टी क्लास बनाई हुई है यूएसए में मुख्तलिफ इक्विपमेंट को की क्लासेस बनाकर उस पर उन्होंने बता दिया है कि इनकी प्रॉपर्टी क्लास 5 साल है, इनकी 7 साल है, इनकी 3 साल है। तो इस तरह से ये जो इक्विपमेंट है इसकी 5 साल की प्रॉपर्टी क्लास है, यानी आपने 5 साल में फुली इसको डेप्रिशिएट करना है। तो आपने कैसे शुरू करना है, इसकी 5 साल जो है वो है, तो आपने डबल डिक्लाइनिंग से शुरू करना है, यानी कि इसकी रेशो क्या होगी, किससे आप शुरू करेंगे, 1/5। अगर 7 ईयर की प्रॉपर्टी क्लास होता तो फिर 1/7 होता, और 200 हर किसी के साथ होना है, यानी डबल डिक्लाइन से आपने शुरू करना है। तो 40% आ गया, तो 28,000, 40% और पहले साल आपने आधी डेप्रिसिएशन लेनी है। ये देखें, ईयर 1 डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन चार्जेस, नेट बुक वैल्यू। 28,000 का ये इक्विपमेंट है, पहले साल में 28,000 का 40% का आधा आपने लेना है, अब वो बन गया 5600। लिहाजा 28,000 में से 5600 आपने निकाल दिया तो 22,400 रह गया। अब 22,400 का 40% आपने लेना है। इससे पहले आपने कैलकुलेशन ये करनी है कि इसकी जो 28,000 टोटल वैल्यू है 5 साल में डेप्रिशिएट करना है, तो 28,000 डिवाइडेड बाई 5 कर देना है, तो ये 5600 होगा। अब आपने तब तक इसकी डबल डिक्लाइनिंग से करनी है जब तक कि ये वैल्यू जो है स्ट्रेट लाइन से कम नहीं आ जाती। जब तक स्ट्रेट लाइन से ज्यादा है तो ऐसे करनी है, जब स्ट्रेट लाइन से कम आ गई तो आगे वाली आपने स्ट्रेट लाइन से करनी है। मसलन ये पहला आपने 28,000, इसका 40% का पहले साल की आधी करनी है, तो पहले साल आपने 5600, तो पीछे ये अमाउंट रह गई, यानी जो आप यूं समझें कि आपने एक बोतल ली है, उसमें बोतल में 28,000 लीटर पानी है, पहले साल आपने 5600 का लीटर का पानी पी लिया है, अब बकाया रह गया ये वाला। फिर आपने क्या करना है, 40 से, क्योंकि पहले साल का आधी करनी है और इसे हाफ ईयर कन्वेंशन कहते हैं, फिर आपने 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये चार्जेस आ गए, और इससे अगले साल आपने 8,960 लीटर यूज कर लिया और बाकी 13,440 रह गया। अगले साल फिर 13,440 का 40%, तो ये 5,300 ये कम आ गया। अब जब कम आ गया तो वहां से आगे आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन कर देनी है। तो जब ये अब देखें 5,376 इसकी वैल्यू आई, ये 5600 से कम आ गई है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी आगे जो डेप्रिसिएशन होगी, आगे कितने साल रह गए, 2.5 साल रह गए। अब आपने ये 5600 डाल दी, ये 5,376 डाल दी, और आगे आप देखें ये आधा साल था, ये पूरा साल, ये पूरा साल, 2.5 साल में इतनी डेप्रिसिएशन करनी है। अब बाकी सारी आपने 2.5 के ऊपर डिवाइड कर देना, तो ये अमाउंट रहेगी, इसको 2.5 ईयर रह गए थे, इतनी अमाउंट, इतनी अमाउंट, और आखिर में यही बची थी वो भी आपने डाल दी। तो इस तरह से ये डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर ली, इसको मैकर्स मेथड कहते हैं। अब आपने ये जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, तो अब आप देखिए ये डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की हुई है, अब वो वाली अब प्रोजेक्ट ए का इनफ्लो ये गिवन है, ये इसकी डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस है जो एक्सपेंस हम इनकम को लेस करते हैं लेकिन किसी को पे नहीं करते, तो लिहाजा ये डेप्रिसिएशन इससे आपने लेस कर देनी है। और फिर ये EBIT आ गया, यानी इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपका आ गया। अब आपने 34% टैक्स निकाल देना है, तो ये आपका आ गया इसका कैश फ्लो। अब ये वाली डेप्रिसिएशन निकाल के वापस ऐड कर देनी है, तो जब आपने वापस ऐड की तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया, क्योंकि आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही लेना था।
अगर आप ये ऐसा ना करते तो आपको ज्यादा टैक्स पड़ जाता, क्योंकि डेप्रिसिएशन ये प्रोविजन देती है कि आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। लिहाजा आपने पहले जो डेप्रिसिएशन थी वो यहाँ डाल दी, फिर जो ईबीटी आया यहाँ इस पर आपने टैक्स 34% लगा दिया, वो ये आ गया, और फिर जो अमाउंट बची उसमें डेप्रिसिएशन वापस आपने ऐड कर दी। तो ये आपका ऑपरेटिंग, यानी कि 28,000 का इक्विपमेंट आप खरीदेंगे तो पहले साल आपको ये बचेगा, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, चौथे साल ये, पांचवें ये, छठे ये, सातवें ये। तो ये आपका इनफ्लो होगा। अब इसके गिर्द आपने फिर कैपिटल बजटिंग लगानी है। सिमिलरली इसी प्रोजेक्ट का जो बी प्रोजेक्ट है वो है अच्छा, अब आपने इस पे पे बैक निकालना है। तो ये आपने मालूम कर लिया है, ये देखें 28,000 यहाँ एक्यूमुलेटेड कुछ नहीं है, यहाँ पहले अब ये रकम जो है ये वाली, इसको आप यूं लिख लें। तो ये देखें ये 7 पॉइंट इतना हो गया, 15,000 पूरा हो गया, 22,000 हो गया, यहाँ जाके चौथे साल में ये पूरा हुआ। अब चौथे साल से पीछे वाली लाइन सेलेक्ट करनी है। पीछे वाली लाइन में आप चले गए तो यहाँ इसको 3 ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया। अब आपने इस पे सिंपल फार्मूला लगाया और ये फार्मूला जो है अब वो बता रहा है कि 3.84 ईयर्स में ये जो है ना पे बैक आपका वापिस हो जाएगा, 28,000 आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मंथ में लें तो 0.84 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मंथ आ जाएगा। तो तकरीबन 3 साल और 10 महीनों में आपकी लगाई हुई अमाउंट पूरी हो जाएगी। सिमिलरली ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसको आप देखें कि ये पहले साल का 2,000 है, तो ये 40% और उसका आधा आपने किया है, और फिर 40 प्लस 40 और फिर 2.5, और ये इनफ्लो ही बदला था। अब आपने डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट कर ली, ये आपके डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं, और यही डेप्रिसिएशन चार्जेस आपके ये आपका अर्निंग आ गया। इसमें से ये आपने पहले लेस करने हैं, फिर आपने ईबीआईटी निकाल लेना है, फिर आपने टैक्स लगा देना है, और फिर टैक्स से आपने जो दोबारा डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। तो ये ऑपरेटिंग फ्लोज आ गए। अब आप समझ गए कि असल में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक प्रोजेक्ट हम लिया है तो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है और वहां से ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना है, यानी हमने टैक्स वगैरह सारे कैलकुलेट करके फिर क्या हमें बचता है उसको हमने डिस्कस करना है। तो इस तरह से फिर अब इसके ऊपर देखें जी, पे बैक पीरियड आपने मालूम करना है। तो उसी तरह से आपने अब कैश फ्लो आपके पास ये है, उसी तरह से ये कॉमुलेटिव कैश फ्लो है। कौन सी लाइन सेलेक्ट करेंगे? 20,000 कहाँ पूरा होता है? पहले साल नहीं पूरा होता, दूसरे साल नहीं पूरा होता, तीसरे साल नहीं पूरा होता, चौथे साल में पूरा 20 से ज्यादा हो जाता है। तो जिस साल में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरा होता है उससे बैक वाले साल में आ जाना। बैक वाले साल में आके आपने लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, इसको 3 कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, और उसके बाद वाला फ्लो है वो डी कह दिया। सिंपल फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका पे बैक पीरियड आ गया। सिमिलरली पे बैक पीरियड आपका 3.97 ईयर आ गया। अगर मंथ में लेके जाना है 0.97 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो महीने आ जाएंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी मालूम करनी है तो 14% पर, ये कैश फ्लो हम पहले मालूम कर चुके हैं ए प्रोजेक्ट के। ये आपने टेबल से देख लेना, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू, अब आपने क्या करना है, ये 28 के नीचे जो है ये 28,000 छोड़ के ये नीचे सारा जमा कर लेना है। ये प्रेजेंट वैल्यू है, 28,000 इसकी आउटफ्लो की वैल्यू है, तो वो डिवाइड कर देनी है। यहाँ पर ये माइनस हो रही है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में ये डिवाइड हो जानी, ये 1.048 दिस आ गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू 14% और ये प्रोजेक्ट आपका बी है। तो इसी तरह से उसका कैश फ्लो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब कैश फ्लो हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो सिर्फ आपने ये वैल्यू लगानी है, मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लेंगे
तो ये अकेली प्रेजेंट वैल्यू यानी 20,000 को ना लाएं तो ये प्रेजेंट वैल्यू 21,510 बनती है। 21,000 डिवाइडेड तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। बहुत इजी है, हम कर चुके हैं। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपने मालूम करना है, ये थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा इस पे। प्रोजेक्ट ए का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो मुश्किल तो ये भी नहीं है। ये मैंने 16% पे डिस्काउंट किया तो ये देखें इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू बेशक आप प्रेजेंट वैल्यू से कर लें, बेशक नेट। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से करेंगे तो यहाँ उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी यहाँ 28,000 आएगा। और अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू से करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, और कोई फर्क नहीं है। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू से है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से कर लें। जब आपने 16% पे किया तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आई, और फिर जब आपने 14% पर किया, पीछे हम शायद कर चुके हैं, हाँ पीछे कर चुके हैं 14% पर, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आई। अब इन दो के दरमियान आपने इंटरपोलेशन कर लेनी है। इंटरपोलेशन करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेना। बी पार्ट जो है वो भी इसी तरह से है कि आपने 14% नेट प्रेजेंट वैल्यू पीछे मालूम की हुई है, तो ये आई है, और आपने उसके बाद 14 के बाद 18 पे कर ली, तो 18 आप 5 का डिफरेंस डाल सकते हैं। तो फिर ये आपने इंटरनल उसकी जो आपने मालूम किया है उसका इंटरपोलेशन की है, और इंटरपोलेशन से आपने इसको सॉल्व करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल दिया। हम कर चुके हैं 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है मैं देखता हूं कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों का। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें हम, ताकि मैं फिर आगे बाकी करवा सकूं। ओके सर, नो क्वेश्चन, चलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी उसी तरह से एक क्वेश्चन है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 60,000 है। अब पहले साल जो है हमने पहले इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है मैकर्स मेथड से, तो ये 3 ईयर कास्ट रिकवरी वाला है। जैसे मैंने बताया कि ये 5 ईयर है, 3 ईयर है प्रॉपर्टी क्लास वाला। तो 200 मैंने बताया था कि उसी तरह से 1/3 हो जाएगा, तो 66% से शुरू करना है, यानी कि पहले 60,000 का 66% का आधा आपने लेना है, क्योंकि हाफ ईयर कन्वेंशन है। तो 0 ईयर में बुक वैल्यू ये है, तो ये 60,000 का 66% का आधा आपने लिया, तो ये 20,000 आ गया, बकाया 40,000 रह गया। और आगे जाके अब आपने पहले ये भी मालूम किया कि ये 20,000 स्ट्रेट लाइन से आता है, तो यहाँ के बाद आपने उसकी बाकी जो है वो स्ट्रेट लाइन से करनी है, यानी ये सिर्फ आधे साल का ये होगा, और बाकी उसकी जो लाइफ है वो स्ट्रेट लाइन से ही हमें करनी पड़ेगी। तो ये 40,000 200% ओवर 3 साल रह गए थे, तो ये इतना आ गया। और फिर 200 बटा 3, और नहीं, ये 26 आया, तो ये भी अभी उसी से ही है, डबल डिक्लाइनिंग से। यहाँ जाके हमने बकाया जो है, बकाया तो अब रह गया, बिल्कुल ही कम रह गई, अमाउंट ही कम रह गई, तो वो सारी की सारी हमने ले लेनी है।
जो 3 ईयर्स की जो प्रॉपर्टी क्लास है ये 4 सालों में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पहले साल हाफ ईयर कन्वेंशन क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो पहले साल फुल कैपेसिटी पे चलती नहीं है, इसलिए फिर उनकी डेप्रिसिएशन आधी की जाती है। तो ये आपने डेप्रिसिएशन मालूम कर ली मैकर्स मेथड से। अब आपने इसकी क्या करना है कि ये अर्निंग दी गई है, इससे आपने डेप्रिसिएशन लेस कर लेनी है और फिर इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, टैक्स लगा दिया और फिर इनफ्लो जो रह गया वो और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया और ये आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया। तो इस तरह से असल काम जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपके आगे हैं और अब पहले साल में 1 और बाकी ये 15% का टेबल मल्टीप्लाई करना है और ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और नेट प्रेजेंट वैल्यू चूंकि नेगेटिव है तो लिहाजा हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है। एक दफा देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 20,000, 12,000 लेस डेप्रिसिएशन 38% और एड बैक डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया। ये तो हम कर चुके हैं ना, पॉजिटिव है तो हम इसे एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये एनुअल सेविंग्स आपको दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 6 वाली है, ये देखें यही वाली क्वेश्चन नंबर 6 की उसने कहा कि यूज करें। अब आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन इससे लेस कर देनी है वो पीछे वाले क्वेश्चन की। तो पीछे वाले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन टैक्स कितना था, पीछे वाले क्वेश्चन में टैक्स 38% था, तो इसमें भी टैक्स 38% है और ऐड बैक आप करेंगे तो ये आपके पास आ गया, इसका इनफ्लोज आ गया। तो इनफ्लोज के बाद आपने क्या करना है, 15% पर इसको इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम की और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू अब पॉजिटिव है और अब ये चूंकि पॉजिटिव है तो लिहाजा हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कैश आउटफ्लो जो है वो आपका 60 और 10, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 वाज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। क्या कोई प्रॉब्लम हो गया? यही बेटा इशू क्या है? स्क्रीन शो नहीं हो रही, अच्छा चलो अच्छा किया, वो असल में मैं भूल गया हूँ, स्क्रीन मैंने चलाई नहीं है तो अब स्क्रीन शो होगी। सॉरी जी, मैं भूल गया था। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है, ये देखें, ये इसकी सेविंग है, लेस इसकी डेप्रिसिएशन है और 38% इसका टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना, तो ये आपका इनफ्लो आ गया। 15% पे डिस्काउंट किया तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ गई। और कैश फ्लो जो है, अब इसका बी पार्ट ये है कि जब ये आप इक्विपमेंट लेंगे तो हमें 10,000 का और
करंट एसेट भी रखना पड़ेगा इस इक्विपमेंट के लिए। तो यानी इस इक्विपमेंट की जो कास्ट 60,000 थी वो एक्चुअली 70,000 कास्ट होगी। अब अगर वो 70,000 कास्ट हो गई है तो 70,000 में से उसकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, वो अगर हम निकालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ये रखना पड़ेगा तो फिर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू अब नेगेटिव में चली गई। सिर्फ इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, वही पीछे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखिए। ये कैपिटल रैशनिंग है, कैपिटल रैशनिंग। पहले मैं समझाऊंगा कि कैपिटल रैशनिंग होता क्या है। 5 मिनट का अगर हम ब्रेक करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटल रैशनिंग क्या होता है। सिर्फ मैं भी थोड़ा सा 5 मिनट मुझे चाहिए होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन बेटा,
कैपिटल रैशनिंग क्या होती है? कैपिटल रैशनिंग ये होती है कि आपके पास फर्ज करते हैं कि आपके पास कई एक प्रोजेक्ट हैं। एक ए प्रोजेक्ट है, बी है, सी है, डी है, और उन हर प्रोजेक्ट वैल्यू की नेट प्रेजेंट वैल्यू यकीनन डिफरेंट होगी। अब आपको लेट्स सपोज ये आपके पास कोई 10 प्रोजेक्ट हैं और आपके पास टोटल फंड जो है वो 20 लाख है। तो आपने वो वाली कॉम्बिनेशन लेने हैं जहां से ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। ऐसा नहीं करना कि मसलन आपके पास 20 लाख है तो एक प्रोजेक्ट 15 लाख वाला है तो आप एक ही प्रोजेक्ट ले लें, बाकी 5 लाख जाया हो गया। तो ऐसा नहीं करना। आपने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनसे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो इसे कहते हैं कैपिटल रैशनिंग। आए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैपिटल रैशनिंग क्या होती है। कैपिटल रैशनिंग ये देखें आपके सामने प्रोजेक्ट हैं। एक आपके सामने प्रोजेक्ट है 5 लाख का, एक प्रोजेक्ट दूसरा है 10 लाख का, 3.5 लाख का, 4.5 लाख का, और फिर 2 लाख का, और फिर 6 लाख का। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट हैं। अब आपके पास जो फंड है वो 10 लाख है। तो आपने 10 लाख को इस तरह से यूज करना है कि मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाए। अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो जो पहला प्रोजेक्ट है इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,10,000 है। अब दूसरे प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, ये तो रिजेक्ट हो गया, ले ही नहीं सकते। तीसरे प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू 70,000 है, चौथे की 81,000 है, 38,000 है, और 20,000 है। अब फर्ज करते हैं कि आप प्रोजेक्ट 1 और 4 लेते हैं तो ये 9.5 लाख आपका हो जाएगा, यानी ये आप ले सकते हैं। तो 1 और 4 लेते हैं तो 1,91,000 आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको बचेगी। अगर आप 1 और 3 लेते हैं तो 1,81,000 बचेगी। इस दफा दो अगर प्रोजेक्ट लेंगे तो आप पूरा फंड कंज्यूम नहीं कर सकेंगे, आप 8.5 ही कर सकेंगे, क्योंकि बकाया 1.5 बचेगा। 1.5 का कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसको आप ऐड कर सकें। 1.5 का एक प्रोजेक्ट है लेकिन ये नेगेटिव है, उसको ऐड करना ही नहीं है, वो तो रिजेक्टेड है, उसका कोई फायदा नहीं है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हुआ कि आप 3, 4 और 5 ले लें। 3, 4 और 5 अगर लेंगे 10 पूरा लगेगा और इस दफा आपको बचेगा 189। अब आप देखेंगे कौन सा लेना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन ए वाला जो है ना 1 और 4 वाला ये बेहतर रह गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला हमने कॉम्बिनेशन लेना है जिससे मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें मिलती है। तो इसे हम कहते हैं कैपिटल रैशनिंग। ऐसे प्रोजेक्ट पकड़ने हैं जो आपकी मैक्सिमम आपका फंड के बजट के हिसाब से, आपका बजट 10 लाख का है, 10 लाख में ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इन 3 कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, वो वाला कॉम्बिनेशन लेना है जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, और वो कॉम्बिनेशन नंबर 1 है। 2 में एक 80 मिलेगा और 3 में एक 91 से एक 99 मिलेगा। तो हम क्यों कम लेंगे, 3 लेंगे, हम 2 लेंगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा लेंगे। मेरा ख्याल है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल आई चेक। जी, अब्दुल नासिर साहब हैं, अब्दुल्ला नासिर। जी, मेरा ख्याल है अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा बता दे। ये लाइव नहीं जा रहा, क्या तो रहा, इधर क्यों नहीं पिक्चर आ रही?
ये हेल्ड हो गया शायद। चलिए कोई नहीं। हाँ, अब ठीक हो गया, वो हेल्ड हो गया था। ये बेटा क्लियर होगी ये बात। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो मैं फिर आगे बढ़ने लगा हूँ, और आखिरी क्वेश्चन है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है। हम्म, इसका क्या चक्कर है? हाँ, कैपिटल रैशनिंग आप समझ गए कि कैपिटल रैशनिंग क्या है। और कैपिटल रैशनिंग, नूर कह रही है नो सर, हुज़ैफा भी कह रहा है नो सर, और वो भी कह रहा है नो सर। क्यों नहीं समझ आई बेटा? आनी चाहिए थी। जी सर, जी सर, अभी आप चेक कर लें, शायद वो डिले है, मैं वो बता चुका हूँ। वाह, नूर नो सर। चले मैं बेटा कोशिश करता हूँ कि लास्ट टाइम एक दफा फिर समझाता हूँ। अगर ये देखें, आपके पास एक से लेकर 6 प्रोजेक्ट हैं। अब महानूर बेटा आपने आवाज गौर से सुननी है। ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है। आपके सामने 6 प्रोजेक्ट हैं। आपने पहले इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल ली। तो पहले प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू 110 है, दूसरा की माइनस है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो हम ले ही नहीं सकते। फिर 70 है, फिर 81,000 है, 38,000 है और 20,000। अब एक दूसरा प्रोजेक्ट छोड़ दें। 1, 3, 4, 5, 6। अब आपने 10 लाख कंज्यूम करना है। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन है कि 10 लाख के अंदर अंदर आप ले सकते हैं? तो इसका पहला कॉम्बिनेशन तो ये है कि एक आप पहला ले लें, एक आप चौथा ले लें। तो ये 9.5 कंज्यूम हो जाएगा, और इसकी आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू 191 मिलेगी। दूसरा ये है कि ये 1 और 3 ले लें। अगर 1 और 3 लेंगे तो 8.5 कंज्यूम होगा। 1.5 आपका ज़ाया हो जाएगा, आप फंड कंज्यूम नहीं कर सकेंगे। तो ये 180 मिलेगा। और तीसरा ये है कि आप तीसरा, चौथा और पांचवा ले लें, तो ऐसी सूरत में 198। तो आप बेटा कौन सा पसंद करेंगे? यकीनी तौर पर आप पहला कॉम्बिनेशन से ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस अमल को हम कहते हैं कि कैपिटल रैशनिंग, यानी कि वो काम करना है जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। आई होप के महानूर समझ गई होगी। बेटा बताएं महानूर। मैं समझ नहीं आ रही कि इसका क्या आजकल। ओके सर, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है सूरत हाल। तो लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरा गौर से देखिएगा। ये आपने एक मशीन खरीदनी है, और ये मशीन जो है, ये पहाड़ों में आपका जो पत्थर है वो काटती है। और इस मशीन के दो लोगों ने कोटेशन भेजी है। वो जो दो लोग हैं उन्होंने कोटेशन में ये लिखा है कि अगर आप ये वाली मशीन लेंगे तो आपको इनिशियल 74,000 आपकी कास्ट है। फिर 1 साल के बाद 2,000 इसकी मेंटेनेंस है, दूसरे साल भी 2,000 है, तीसरे साल भी 2,000 है, चौथे साल भी 2,000 है।
और फिर 5वें साल इसकी 5 साल के बाद ओवरऑल रिपेयरिंग होती है तो 13,000 लगेगा उस रिपेयरिंग पे। छठे साल फिर 4,000 है, 7वें साल 4,000 है, 8वें साल 4,000 है। तो ये मशीन का खर्चा है। हमने अब सोचना ये है कि हमें इनमें से ये पहली मशीन है और ये दूसरी मशीन जो है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि उसकी कास्ट ये 59,000 है। पहले साल 3,000 लगेगा, फिर 4500 लगेगा, फिर 6,000 लगेगा और चौथे साल में इसका 15,000 अज़ाफ़ी लगेगा। इसकी ओवरऑल चौथे साल है। तो इसका 22,500 बन गया। अब फिर वो सिर्फ चौथे साल ही 15,000 लगना है, तो आगे फिर इसका जो 7500 है तो आगे यहाँ 75 बनना था, 7500 इसका रूटीन का बन गया और 15,000 अज़ाफ़ी था। आगे 9,000 और फिर आगे 15-15 हजार आगे बढ़ता चला जाएगा और 8वें साल में। तो ये इसका खर्चा है। अब ये दो आपके सामने मशीनें हैं, तो वो कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सी मशीन आपको खरीदनी है। 8% जो है वो डिस्काउंट रेट है। तो 8% में ये देखें, आप इसको 0 ईयर में तो डिस्काउंट नहीं करेंगे, ये तो आप सारे के सारे दे देंगे। अगले साल जो 2,000 लगेगा, अब आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से ये सारा टेबल आपने ऐसे लिख लिया। 8% पर ये पहले साल वैल्यू, ये दूसरे साल वैल्यू और ये तीसरे साल वैल्यू। ये काम खराब कर गया। अच्छा जी, तो इस तरह से आपने इसकी जो टोटल आपने अमाउंट देनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है 8% पर। ये आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन जब ये 8 साल हो जाएंगे तो ये जो मशीन है या इक्विपमेंट है ये हम सेल करेंगे तो ये 9,000 का बिक जाएगा। और ये 9,000 कब हमें मिलेगा? यकीनी तौर पर ये हमें मिलेगा 8 साल के बाद। तो लिहाजा इसको भी हम डिस्काउंट करेंगे। इसको हमने डिस्काउंट किया, ये 9,000 नहीं है, ये असल में आज का 4,862 है। तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी हमें आ गई कि इतनी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी। यानी कि जो आपने फ्यूचर में आपने आउटफ्लो देना है असल में वो आज 91,625 है। अब सिमिलरली हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, इसको भी आपने 8% पर डिस्काउंट किया। तो इसको जब डिस्काउंट किया तो इसकी टोटल आउटफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1,13,974 आ गई। अब इसकी वैल्यू 5,000 जब आप बेचेंगे तो 8 साल के बाद 5,000 का बिकेगा। तो ये 5,000 नहीं है, ये 2,701 है। तो इसमें से ये निकाल दें तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की वो 1,11,000 आ गई। अब जो ये आउटफ्लो है ये उलट होगा, जिसकी ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और जिसकी कम होगी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसा लेंगे। अब देखिए, ये है 1,11,227 और ये 91,000। लिहाजा ये 91,000 वाला हम लेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें ज्यादा सूट करेगा। अगर हम ये लेंगे तो इससे हमारा 19,000 की कास्ट ज्यादा होगी। ये बेटा हमारा आखिरी न्यूमेरिकल था। तो ये काम तो हो गया खत्म कि हमारा जो न्यूमेरिकल थे वो हमने सॉल्व कर लिए। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर कोई दूसरी बात जो कुछ स्लाइड्स और हैं और कुछ और चीजें डिस्कस करनी है तो वो मैं आपको फिर करवा देता हूँ। जी, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव।
ओके जी, अब इसको हम करें बंद और अब हम चलेंगे उसके ऊपर। क्या स्लाइड्स नहीं उधर है। ये भी शायद इसका वीक हो गया, अब ये प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, ये कल की कुछ स्लाइड थी और कुछ इसमें चीजें और रहती थी जो मैं चाह रहा हूँ कि आप सीख लें, तो इनको हम तेजी से कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। तो कैपिटल बेटिंग टेक्निक्स, जी, कैपिटल बेटिंग टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें यकीनी तौर पर जिस पे हम बात कर चुके हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पे बैक पीरियड, और फिर इसका क्राइटेरिया भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर ये था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसकी स्ट्रेंथ है, इजी है। मोस्टली जो ये अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि जो मैनेजर हैं वो हमेशा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को क्यों प्रेफर करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो चूंकि उन्होंने फाइनेंस किया होता है किसी बैंक से, तो वो देखते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है 20%, हमने ये प्रोजेक्ट के जो पैसे बैंक से लिए वो हमें मिले 15%, लिहाजा 5% हमें मिल रहा है, तो 5% को वो कंसीडर करते हुए जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को प्रेफर कर लेते हैं। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए कंसीडर टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करता है, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग प्रोजेक्ट रिटर्न, प्रोजेक्ट के रिटर्न के लिए ये यूजफुल है। इसकी लिमिटेशन है कि बाद दफा मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी होते हैं, अनरियलिस्टिक री इन्वेस्टमेंट रेट है, रॉन्ग प्रोजेक्ट रैंकिंग करता है ये, नॉट सुटेबल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है वो आगे है, हम इसकी डिटेल देखते हैं। अब इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला टेबल कल भी हमने कोशिश की थी कि हम इसको पढ़ लें, लेकिन वो मल्टीमीडिया में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से रह गया। अब आप देखें जो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, ये भी टाइम, लेकिन पे बैक नहीं करता। तो ये कंपैरिजन है, ये जरा आप देख लीजिएगा। और यूज ऑल कैश फ्लो, ये भी सारे कैश फ्लो करता है, ये भी, और ये सारे नहीं करता, ये उतने कैश फ्लो करता है जब तक के पीरियड आ ना जाए। एब्सोल्यूट वैल्यू शोन ये करता है, बाकी कोई नहीं करता, यानी सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू देता है कि वैल्यू ऐड कितनी हुई है। अच्छा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये ठीक है, ये पार्शली कुछ बताता है, ये पार्शल बताता है और ये बिल्कुल नहीं बताता। कैपिटल रैशनिंग ये पार्शल करता है, ये नहीं करता, और ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करता है। कैपिटल रैशनिंग हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से करते हैं और ये नहीं करता।
ईज ऑफ यूज इसका मीडियम है, मीडियम है, मीडियम है, और ये इजी है। पे बैक पीरियड ज्यादा इजी है। रिलायबिलिटी हाईएस्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू की। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हाई है, ये मॉडरेट है, ये लो है। तो अगर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा खराबियां जो है वो पे बैक पीरियड में, ये चौथे नंबर पे है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तीसरे नंबर पे है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दूसरे नंबर पे है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पहले नंबर पे। तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से क्राइटेरिया मुतय्यन करना है। और अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रेजेंट वैल्यू डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोजेक्ट हमने लेना है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये प्रोजेक्ट का एक डाटा है, ये छोटी सी एक एग्जांपल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 है, डिस्काउंट रेट आपका ये है। प्रोजेक्ट कैश फ्लो 500 500 500 है। अब बी प्रोजेक्ट का 100 200 और 500 है। ये बता रहा है, ये छोटी सी एग्जांपल है जो आपको बताएगी कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे जनरेट होता है। ये भी 3 साल का प्रोजेक्ट है और ये भी 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसका कैश फ्लो इस तरह से है, इसका कैश फ्लो इस तरह से। अब हम इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं। प्रोजेक्ट ए की आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% पर मालूम की, तो ये 243.4 है। ये नेट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर आप बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं तो ये आती है 384। ये ऊपर वाली थी 243, ये 384। तो बी प्रोजेक्ट बेहतर हुआ अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें। बी प्रोजेक्ट का हायर रैंकर है नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे। लेकिन अगर आप देखें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट ए का 23% है, प्रोजेक्ट बी का 18%। अब ऐसी सूरत में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है उसके एतबार से ए प्रोजेक्ट लेना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू के एतबार से बी प्रोजेक्ट लेना चाहिए। अब ऐसी सूरत में जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपने नेट प्रेजेंट, अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कहती है बी ले लो, इंटरनल रेट ऑफ कहता है ए ले लो। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ऐसी सूरत में आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू को जो प्रेफर करना है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को चूंकि ये सुपीरियर है तो इसलिए आपने उसकी बेस पे डिसीजन करना है जब कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट हो। और आगे फिर ये है कि ये मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जी बेटा कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में अभी तक है तो पूछिए, मैं वेट में हूँ। अच्छा, मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ, गौर से सुनना है आपने, आप समझ जाएंगे और बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे कि मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है, फिर इनफ्लोज होते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक आता है। अगर इस तरह से हो कि नेगेटिव 3 पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है ना कि ओवरऑल करवानी पड़ती है तो फिर उस पे पैसे लगाने पड़ जाए, फिर नेगेटिव। और ये साइन जितनी दफा चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब साइन कितनी दफा चेंज हुआ? 2 दफा, अब 2 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आए। जितनी दफा साइन, अगर ये होगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 3 दफा साइन चेंज हुआ। लिहाजा साइन जितनी दफा चेंज होगा उतने ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएंगे। इसको कहते हैं मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब सवाल ये होता है कि कौन सा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यूज करें, कोई पता नहीं, एक कोई आएगा एक कोई आएगा, 3 जो आ गए, अब तीनों में से कौन सा लगेगा?
तो ये हमारे लिए मसला होता है। तो एक तो मल्टीपल इंटरनल यानी कि एक इंटरनल रेट नहीं आया, कई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गए। अब जब कई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गए तो कौन सा हम लेंगे, ये सवाल आ गया ना। तो ये है मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जी बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का कि ये बात समझ में आ गई कि मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। यस सर, अली अबरार ने कहा है, अक्सर ने भी कह दिया है यस सर। और कोई मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की अगर समझ नहीं आई तो बताइए। थोड़ा सा डिले भी होता है इसमें। वेट कर लेते हैं, शायद कोई क्वेश्चन आ जाए। आई अंडरस्टैंड, गुड। मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के एक से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न आ जाते हैं, और एक से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न जब आते हैं तो ये एक प्रॉब्लम जनरेट हो गया कि एक से ज्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है तो कौन सा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम यूज करेंगे। मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, कौन सा, अगर हमने करना ही मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से है तो फिर कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने आपके सामने एक स्लाइड दी है, दिखाता हूँ ताकि ये क्लियर भी हो। ये देखें, अगर कैश फ्लो इस तरह से है, यानी पहले साल आउटफ्लो हुआ है, फिर इनफ्लो हुआ है और फिर आउटफ्लो हुआ है, तो ऐसे में दो दफा साइन चेंज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो दो दफा साइन चेंज हुआ है तो दो रेट आएंगे। तो दो रेट जो आएंगे ये नीचे शायद इसने कैलकुलेट भी किए हुए, तो चलें कैलकुलेशन का तो हम नहीं जाते। तो लिहाजा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जितनी दफा साइन चेंज होगा उतने रेट आएंगे, और इसे हम कहते हैं मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम यूज करेंगे, किस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से हमने यूज करना है, और ये प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व करना है। मैं ढूंढ रहा हूँ इसका फॉर्मूला, कहीं मिल जाए तो। ये भी प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली, ये सर्वर वीक हो गए। एक मिनट बस, अब मैं ना चलो कोई दूसरा जी। जी बेटा, आप समझ गए कि मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी एक से ज्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए फिर एक हमारे पास फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उन तमाम रेट ऑफ रिटर्न को एक बना देता है।
शायद यहाँ मैं नोट करना भूल गया। खाली है, अभी कर सकते हैं। ये फार्मूला है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। मैंने कहा ये मैं आपको दिखा ही दूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जब आप आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज इस तरह से हों, मैं दिखाता हूँ ये आपको। जी, ये वाली स्लाइड देखिए। अगर आपका मॉडिफाइड इंटरन स्पीकर बंद है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये स्लाइड से ये अभी समझ आ जाएगी कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न असल में क्या होता है। तो ये स्लाइड देखिएगा, अब ये स्लाइड शो हो रही है। तो ये मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला है। हाँ, इसमें आपने क्या करना है, आपने जो फ्यूचर वैल्यू है पॉजिटिव कैश फ्लोज की, उसको ऊपर रख लेना है। यानी जितने पॉजिटिव कैश फ्लो हैं उनकी फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है, जितने नेगेटिव कैश फ्लो हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जितने साल हैं 1/n, n ईयर्स है, -1 कर देना है। और ये जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा ये सिंगल आ जाएगा। पॉजिटिव फ्यूचर वैल्यू जितने भी, अब देखें ना, एक स्ट्रीम होगी, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें जितने भी आपके पॉजिटिव हैं उनकी फ्यूचर वैल्यू आपने मालूम करनी है, जो नेगेटिव हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऊपर रखनी है, प्रेजेंट वैल्यू नीचे रखनी है। और 1/n से जितने साल हैं उनसे आपने 1/n करना है, और 1/n से कैलकुलेट करना है तो -1 कर देना है। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा इसे कहते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जी बेटा, समझ में बात आई है कि नहीं है? आपके पास स्ट्रीम है पॉजिटिव कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो। जो पॉजिटिव कैश फ्लो है उनकी आपने फ्यूचर वैल्यू लेनी है, जो नेगेटिव कैश फ्लो है जितने भी, उनकी आपने प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऊपर रख देनी है, प्रेजेंट वैल्यू नीचे रख देनी है। और 1/n इसका स्केयर होगा, यानी जितने साल हैं, अगर 3 साल हैं तो 1/3 होगा, और अगर 5 साल है तो 1/5 होगा, 7 साल है तो 1/7 होगा, और -1। अब ये मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं आएंगे, बल्कि सिंगल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। मैं एक दफा फिर कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने स्लाइड है, ये देख लें।
इसके ऊपर आपके पास जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो नेगेटिव होगी, जो इनफ्लोज होंगे वो पॉजिटिव होंगे। जितने भी पॉजिटिव हैं उनकी फ्यूचर वैल्यू मालूम कर लें रिक्वायर्ड रेट के ऊपर, और जितने भी नेगेटिव हैं उनकी बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फाइनेंसिंग रेट के ऊपर, जो उसके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसी उसी के ऊपर आप उसकी फ्यूचर वैल्यू, और दूसरी वही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा एक तरह का, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी नेगेटिव, और 1/n करेंगे, -1 करेंगे, तो ऐसी सूरत में ये जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो सिंगल आ जाएगा। तो वो जो सिंगल रेट ऑफ रिटर्न है आ, उसको हम जो है वो जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, अब तो आएगा नो क्वेश्चन मुझे पता है। और जब आखिरी कुछ 10 मिनट रह जाते हैं तो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते, कहते हैं ज्यादा टाइम लगता है, तो उनकी कोशिश होती है। लेकिन इस वक्त 23 लोग हैं, अटेंडेंस लगाएं फिर, सिर्फ 23 लोग हैं हमारे पास। तो अपना नाम से बताएं एक्टिव कौन है, अपने नाम और रोल नंबर से बताएं इस वक्त जो एक्टिव हैं, उनका पता लग जाएगा। 25 लोग हैं इस वक्त लाइन पे, बाकी लोग नहीं है, क्यों नहीं है? होना चाहिए, सबको होना चाहिए। तो अपने रोल नंबर से कमेंट कर दें अपना नाम और रोल नंबर, ताकि मैं फिर वो अटेंडेंस लिस्ट बना सकूं, इजी हो जाए मुझे। जी, अली अबरार ने है, मरियम असगर है, और उसके बाद जैन, सुकैना है, और अक्सर रज़ाक है, जकी अरशद, आमना बुशरा। बेटा रोल नंबर नहीं लिखा आपने, रोल नंबर साथ लिखा करें। ये कौन है? अपोजिट नंबर, क्या मतलब है अपोजिट नंबर? विसा समर अब्बास, एमबीए फर्स्ट। ये जो है राजपूत, ये कौन है राजपूत? 511, जवेरिया, फैजान, लाइबा, यस, और 21 लोग हैं, बाकी लोग नहीं है। आदिया, तसद्दुक, खुशी हुई है तसद्दुक आज मुझे, आप भी हैं। आपको आज कोई काम नहीं पड़ा, वरना मोस्टली आप बिजी होते हैं, और आप कहते हैं कि जी वो मेरा तो मसला हो गया। जी, वासिफ अजीज, फैजान हैदर भी हैं। वासिफ अजीज दोबारा बार 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 ना लिखें बेटा, एक ही दफा आपने लिख दिया तो फिर क्यों बार बार लिख रहे हैं? सलीम, अरफा सलीम, फैजान, बार बार ना लिखें, एक ही दफा रोल नंबर लिखें। इस वक्त 24 लोग हैं। फातिमा भी आज हैं, और मीसा भी आज है। ले बेटा, कोई क्वेश्चन हो? ये सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए हैं, कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 10 मिनट बाकी है राउंड अबाउट, तो कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप जरूर पूछें, अपने टाइम का पूरा पूरा फायदा उठाएं। जो कुछ आपने सीखना है सीखें, ये सीखने की उम्र है। और कुछ कर लो नौजवानों, ये उठती जवानियां हैं, तो मेहनत करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि मेरे साथ अगर आपने पढ़ना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा चीज़ें सीखनी होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीज़ें सीखेंगे उतना ही आपको ज़िंदगी में आगे जाके आसानी होगी, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर है, आई एम वेटिंग, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइट।
देखें 100% मुझे मिल रहा है नंबर। कितनी खुशी की बात है कि वो कह रहे हैं सब कुछ समझ आ गया, हमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ नहीं आई। हालांकि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं हमें 100% समझ आ गई। तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि कोई कोई बंदा, कोई हिम्मत, कोई जवान कोशिश करे तो कोई क्वेश्चन आ जाए ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं। तो चले मैं डिटेल बता देता हूँ आज हमने क्या पढ़ा। आज के पूरे लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कैपिटल बाइटिंग टेक्निक के न्यूमेरिकल आज हमने सॉल्व किए। कैपिटल रैशनिंग भी हमने पढ़ी, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी पढ़ा, मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी पढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी पढ़ा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मैकर्स मेथड भी हमने आज पढ़ा। ये एक डेप्रिसिएशन मेथड है, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। तो ये सिर्फ अमेरिका में होता है। इसकी मैं डिटेल थोड़ी सी फिर बता देता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि इसमें हम डबल डिक्लाइनिंग से शुरू करते हैं। डबल डिक्लाइनिंग क्या है? 200%। 200% कैसे मालूम होता है? जितनी उसकी लाइफ है 1/5, अगर 5 साल की लाइफ है, रिकवरी सिस्टम उसका जितना भी है, जिस रिकवरी क्लास में वो है। अगर 3 साल है तो 1/3 क्रॉस 200, अगर 7 साल है तो 1/7 क्रॉस 200। तो पहले साल की आपने आधी कर लेनी है, अगले साल पूरी करनी है, फिर पूरी करनी है। और जब आपकी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से वो उससे कम हो गई तो रिमेनिंग आपने सारी की सारी स्ट्रेट लाइन से कर देनी है, यानी सारी फिर इक्वल जो पीरियड रहता है और जितनी बुक वैल्यू रहती है उसके ऊपर डिवाइड कर देना। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन आपने मालूम कर ली। फिर आपने क्या किया? ये डेप्रिसिएशन हम मालूम क्यों करते हैं? डेप्रिसिएशन हम मालूम करते हैं टैक्स काटने के लिए, टैक्स रिकवरी के लिए, ताकि हम टैक्स कैलकुलेट करें, अदरवाइज हमें ज्यादा टैक्स पड़ जाए। तो हम फिर क्या करते हैं? कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, फिर हम वहां से टैक्स कितना आया और फिर बच गया, और फिर हम दोबारा उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये हमने किसी को पे नहीं करना, ये कैश इनफ्लो का हिस्सा है। इस तरह से ये हमें कैश इनफ्लो हमारा आ जाता है। कैपिटल बाइटिंग टेक्निक में हमें क्या फोकस करना है? हमें फोकस करना है कि कैश आउटफ्लो कितना है और कैश इनफ्लो कितना है, कितना इसकी वजह से हमें टैक्स देना पड़ेगा, और रियल में कैश इनफ्लो कितना है, और आउटफ्लो आ गया, इनफ्लो आ गया। फिर बाकी हमने क्राइटेरिया लगाने, और क्राइटेरिया से हम जो है वो मालूम करेंगे कि कौन सा मेथड जो है वो हमारे लिए बेहतर है। आई एम स्टिल वेटिंग कि किसी साइड से कोई क्वेश्चन आए, तो आई एम हैप्पी कि अगर कोई भी क्वेश्चन है। उमर हैव अ क्वेश्चन? जी वेरी गुड, जी पूछिए बेटा, पूछें। उमर, एनी क्वेश्चन उमर बेटा? नूर ने आज कह दिया ओके। पहले आपकी में 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे आपकी क्लास में जो क्रिटिकल क्वेश्चन करते थे। अब वो भी पता नहीं उनको क्या हो गया है, अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कोई भी पूछता। जो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो जो टीचर के आगे आगे भागे और उससे क्वेश्चन पूछे कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। और जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब तक क्वेश्चन ओपन नहीं होगा, तब तक इल्म नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जो है ना, यहाँ ही से इल्म आता है, यहाँ से ही पता लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अदरवाइज सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये आपको इल्म देते हैं। हम हमेशा से ये पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और क्वेश्चन नहीं करते कि क्या स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, क्या क्या अगर ये स्टार ट्विंकलिंग करते हैं तो यकीनी तौर पर जो हमें
इनको ऑब्जर्व करना है कि ये असल फिनोमेना क्या है। एक्चुअली स्टार ट्विंकलिंग नहीं करते, टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट पढ़ते चले जाते हैं और कोई भी स्टूडेंट हिम्मत नहीं करता कि वो क्वेश्चन करे, और वही स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूछेंगे तभी पूछेंगे अगर कोई आपके पास उसका इल्म होगा। अभी भी कुछ स्टिल हमारे पास 2-4 मिनट हैं, तो आई होप कि कोई क्वेश्चन आ जाए। कोई क्वेश्चन नहीं है आज। समर ने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। नॉर्मली समर भी पूछता होता है। आमना बुशरा हमारे से अक्सर क्वेश्चन पूछती होती है, लेकिन आज नहीं पूछा जा रहा। कोई वजह होगी। उस्मान अरशद, उमर ने कुछ कहा था, लेकिन समर अब्बास आपने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आपने लास्ट टाइम पूछा था, मुझे याद आ गया कि जो पे बैक पीरियड है वो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी होता है। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी होता है यकीनी तौर पर। डिस्काउंटेड उसमें क्या करना है, सिंपल है, पे बैक पीरियड की तरह करना है, लेकिन पहले डिस्काउंट कर लेना। अगर 5% है, 10% है, जितना भी डिस्काउंट उसने दिया हुआ है कि उसके जो इन्फ्लेशन, नॉर्मली इन्फ्लेशन पे होता है, तो इन्फ्लेशन जितनी है उतना आपने डिस्काउंट कर लेना है और फिर पे बैक पीरियड जो है और उसके एतबार से आपने करना है। जी अली अबरार, आई एम स्टिल वेटिंग। हमाद ने अब कह दिया ओके। हमाद तो हमेशा ओके कहता है। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज करते हैं। फिर आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। अभी भी हमारे पास हमें कुछ क्लासेस करनी पड़ेंगी और हमें कोर्स को कवर करना है, क्योंकि कुछ क्लासेस हमारी जो मिस हुई थी उनकी हमें मेकअप क्लासेस करनी है। ओके जी, बेटा अपना ख्याल रखिए, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए और बहुत मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल करे। ओके, अल्लाह हाफिज।